चलिए हम देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 7 के 8 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है मानव पर्यावरण अरण्यक एरिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश के बारे में देखेंगे। यहाँ कुछ दिया गया है। रेणुका बहुत उत्साहित थी, कहानी के हिसाब से दिया गया। वो रेणुका बहुत उत्साहित थी। उसके चाचा श्रीकांत लगभग 4 महीने के बाद आज घर में थे और वह एक वन्य जीव फोटोग्राफर थे और तथा बहुत यात्रा करते थे। बहुत छोटी उम्र में ही रेणुका की रुचि वन्य जीव एवं वनों में भी थी और जब उसके चाचा ने प्रकृति के संबंधित पुस्तकों से उसका परिचय कराया, दूरस्थ भूस्थल एवं वहाँ रहने वाले लोगों की तस्वीरें हमें उससे आकर्षित भी करती है जब वो देखती है। रेणुका, इन तस्वीरों में तुम विश्व के विभिन्न भागों के लोगों को देख सकती हो। और उन्होंने कहा था। उसके बाद उनके कुछ शुष्क रेगिस्तान से हैं और उसके बाद कुछ बर्फीले प्रदेशों से एवं कुछ गर्म नम वर्षा वनों से तस्वीरें थे। वे मुझे कितना अलग दिखते हैं, रेणुका कहती है, और वे देखने में भले ही अलग हो लेकिन उनके भोजन, कपड़ा एवं मकान जैसी जीवन की मूल आवश्यकताएं हमारे समान ही थे। श्रीकांत कहते हैं ये सारी बात, और उनके बच्चे भी शायद तुम्हारे ही तरह खेलते हैं, कभी झगड़ करते हैं, कभी समझदार हो जाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं एवं घरेलू कार्यों में अपने परिवार की मदद करते हैं। वे प्रकृति के करीब रहते हैं एवं जीवन की शुरुआत में ही प्रकृति की देखभाल करना सीख जाते हैं। वे मछली पकड़ना एवं वनों में सामग्री एकत्र करना सीखते हैं। और अध्याय 8, 9 और 10 में आप विश्व के विभिन्न प्राकृतिक प्रदेशों के निवासियों के जीवन के बारे में जानेंगे। क्या आप जानते हैं कि जब स्पेन के अन्वेषकों ने इस नदी की खोज की तब सिर पर सुरक्षा कवच यानी हेड गियर एवं घास के स्कर्ट पहने हुए कुछ स्थानीय आदिवासियों ने उन पर आक्रमण किया था। इन आक्रमणकारियों ने उन्हें प्राचीन रोमन साम्राज्य के अमेजोस नामक महिला योद्धाओं के आक्रामक समूह की याद दिला दी और इस प्रकार यहाँ का नाम अमेजन पड़ा। देखते हैं अमेजन बेसिन के जीवन में देखें तो अमेजन बेसिन के विषय में जानने से पहले हम मानचित्र देखते हैं और ध्यान दें कि उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित है। भूमध्य रेखा के 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य भाग को भूमध्य रेखीय प्रदेश कहते हैं। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर बहती है और ध्यान दें कि यह पश्चिम से पूर्व से निकलकर एवं पूर्व से अंध महासागरों में कैसे पहुंचती है। जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। अमेजन नदी में बहुत सारी सहायक नदियां मिलकर अमेजन बेसिन का निर्माण करती है और यह नदी बेसिन ब्राजील के भागों, पेरू के कुछ भागों और उसके बाद बोलिविया, इक्वाडोर और कोलंबिया एवं वेनेजुएला के छोटे भाग से प्रवाहित होती है। और क्या आप इस बेसिन में स्थित उन प्रदेशों के भी नाम बता सकते हैं जिसने भूमध्य रेखा से गुजरती हो। शब्दावली देखें। सहायक नदियां क्या होती है? यह छोटी नदियां होती है जो मुख्य नदी से मिलती है और मुख्य नदी अपनी सहायक नदी के साथ जिस क्षेत्र के पानी को बहा ले जाती है वह उसका बेसिन अथवा जल संग्रह क्षेत्र कहा जाता है। अमेजन बेसिन विश्व का सबसे बड़ा नदी बेसिन है। उसके बाद जलवायु देखें। जैसे कि आप जान चुके हैं कि अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम्र जलवायु रहती है और यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों के समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होता है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती रहती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी की होती रहती है। और दिन का तापमान उच्च एवं आर्द्र गति अति उच्च होती है और रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसे ही बनी रहती है। वर्षा वन देखें अमेजन में। इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण यहाँ की भूमि पर सघन वन उग जाते हैं और वन इतने सघन होते हैं कि पत्तियां तथा शाखाओं से छत सी बन जाती है और जिसके कारण सूर्य का प्रकाश धरातल तक नहीं पहुँच पाता है। और यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम्र बनी रहती है और यहाँ केवल वही वनस्पति पनप सकती है जिनमें छाया में बढ़ने की क्षमता हो। परिजीवी पौधे के रूप में यहाँ आर्किड एवं ब्रोमिलियाड पैदा होते हैं। वर्षा वन में प्राणी जाति की प्रचुरता
तालाब होती है, टूकन गुंजन पंछी, उसके बाद रंगीन पक्षित वाले पक्षी एवं भोजन के लिए बड़ी चोंच वाले विभिन्न प्रकार के पक्षी जो भारत में पाए जाने वाले सामान्य पक्षियों से भिन्न होते हैं, यहाँ ये पाए जाते हैं। प्राणियों में बंदर है, स्लॉथ है एवं चींटी खाने वाले टेपीर भी यहाँ पाए जाते हैं। सांप एवं सरीसृप की विभिन्न प्रजातियां भी इन वनों में पाए जाते हैं। मगर, सांप, अजगर तथा एनाकोंडा एवं बोआ कुछ ऐसी ही प्रजातियां हैं जो पाई जाती है और इनके अतिरिक्त हजारों कीड़े मकोड़े भी इन बेसिन में निवास करते हैं। और मांस खाने वाले पिरान्या, मत्स्य समेत मछलियां की विभिन्न प्रजातियां भी अमेजन की नदी में पाई जाती है। और इस प्रकार जीवों की विविधता की दृष्टि से यह बेसिन असाधारण रूप से समृद्ध है। क्या आप जानते हैं कि ब्रोमेलाइड एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है और मेढक जैसे प्राणी इन जल के पॉकेट का उपयोग अंडा देने के लिए करता है। वर्षा वन के निवासी देखें, यहाँ के इस क्षेत्र के यहाँ के लोग छोटे से क्षेत्र में वन्य के कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं और जबकि महिलाएं फसलों का ध्यान रखती है। मुख्यतः टेपियोका, अनाज एवं शकरकंद उगाते हैं और क्योंकि मछली या शिकार मिलना अनिश्चित होता है, ऐसे में महिलाएं ही अपनी उगाई साग सब्जियों से अपने परिवार का भरण पोषण करती है। ये कर्तन एवं दहन कृषि पद्धति का प्रयोग करती है। इसका मुख्य आहार मेन्यूक है और जिसे काशवा भी कहते हैं और तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होती है। ये चींटियों की रानी एवं अंडकोश भी खाते हैं इसे। और काफी, मक्का एवं कोक जैसी नगदी फसल भी यहाँ उगाई जाती है। वर्षा वन अत्यधिक मात्रा में घरों के लिए लकड़ी प्रदान करते हैं। कुछ परिवार मधुमक्खी के छत्ते के आकार वाले छप्पर के घरों में रहते हैं, जबकि कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले अपार्टमेंट जैसे घरों में रहते हैं जिनकी छत तीव्र ढलान वाली होती है। अमेजन बेसिन के लोगों का जीवन धीरे धीरे बदल रहा है। पुराने समय में वन के अंदर पहुंचने के लिए नदी मार्ग की एकमात्र उपाय था। 1970 में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनने से वर्षा वन के सभी भागों तक पहुंचना संभव हो गया है। अनेक स्थानों पर पहुंचने के लिए हवाई जहाज़ों तथा हेलीकॉप्टर का उपयोग किया जाता है और इस प्रक्रिया के फलस्वरूप वहां की मूल आबादी के उस क्षेत्र से बाहर निकालकर एक नए क्षेत्र में बसाना पड़ा और जहां वे अपनी पौराणिक तरीके से खेती करते हैं। और विकास की गतिविधियों के कारण जैविक विविधता वाले वर्षावन धीरे धीरे नष्ट हो रहे हैं और ऐसे अनुमान है कि प्रतिवर्ष अमेजन बेसिन के वर्षा वन का 12 भाग लुप्त होता जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि वर्षा वनों के लुप्त होने से व्यापक प्रभाव होता है और वर्षा के कारण मिट्टी के ऊपरी परत बह जाती है एवं सघन वन बंजर भूमि में बदल जाती है। क्या आप जानते हैं कि कर्तन एवं दहन की पद्धति में किसान पहले वृक्षों एवं झाड़ियों को काटकर भूमि साफ करते हैं और फिर इनको जलाया जाता है जिससे पोषण तत्व मिट्टी से मिल जाते हैं और इस साफ भूमि पर कुछ वर्षा तक फसल पैदा की जाती है। कुछ वर्षों तक फसल पैदा की जाती है और जमीन के इस टुकड़े के बार बार उपयोग में से मिट्टी को पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है जिससे के कारण फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। इस बीच पुराने खेतों में छोटे छोटे वृक्ष उग जाते हैं और इस प्रकार मिट्टी पुनः उपजाऊ हो जाती है। तब लोग इन भूमि के टुकड़ों का पुनः उपयोग करते हैं। उसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के जीवन के बारे में देखें। गंगा तथा ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां मिलकर भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन का निर्माण करती है। यह बेसिन उपोष्ण में 10 डिग्री उत्तर से 30 डिग्री उत्तर अक्षांश के मध्य स्थित है और घाघरा, सोन, चंबल, गंडक, कोसी जैसी गंगा की सहायक नदियों एवं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों इसमें अप्रवाहित होती है। और एटलस की सहायता से ब्रह्मपुत्र की कुछ सहायक नदियों के भी नाम ढूंढ सकते हैं। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के मैदान, पर्वत एवं हिमालय के गिरिपाद तथा सुंदरबन डेल्टा इस बेसिन की मुख्य विशेषताएं हैं। और मैदानी क्षेत्र में अनेक चाप झील पाई जाती है। यहाँ की जलवायु मुख्यतः मानसूनी है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंडी होती है। और भारत का मानचित्र देखें, उन राज्यों के भी नाम पता लगाएं जहां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन स्थित है। बेसिन क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं। जनसंख्या के वितरण में पर्यावरण की प्रमुख भूमिका होती है।
तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल है, अतः गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन के पर्वतीय क्षेत्र में कम लोग रहते हैं। मानव प्रवासी के लिए मैदानी क्षेत्र सबसे उपयुक्त हैं और अतः यहाँ जनसंख्या घनत्व अधिक है। यहाँ की मिट्टी उपजाऊ है। जिस स्थानों पर फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। धान यहाँ की मुख्य फसल है। चूँकि धान की खेती के लिए पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है, यह उसी क्षेत्र में उगाया जाता है जहाँ अधिक वर्षा होती है। यहाँ उगाई जाने वाली अन्य फसलें गेहूँ, मक्का, ज्वार, चना एवं बाजरा है। गन्ना एवं जूट जैसी गद्दे की फसलें भी उगाई जाती है और मैदान के कुछ क्षेत्रों में केले के बागान भी उगाए जाते हैं और पश्चिम बंगाल एवं असम में चाय के बागान मिलते हैं। बिहार एवं असम के कुछ भागों में सिल्क के कीड़ों का संवर्धन का सिल्क का उत्पादन किया जाता है। मंद ढलान वाले पर्वतों एवं पहाड़ियों पर वेदिकाओं में फसलें उगाई जाती है। विभिन्न भू आकृतियों के अनुसार वनस्पतियों में भी विभिन्नताएं पाई जाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में सागवान, शाखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती पेड़ उगाए जाते हैं। ब्रह्मपुत्र के मैदानी क्षेत्रों में घने बांस के घने झुरमुट भी पाए जाते हैं। डेल्टा क्षेत्र में ग्रीव वन्य से घिरा हुआ है। उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरुणाचल प्रदेश के ठंडी जलवायु एवं तीव्र ढाल वाले भागों में चीरू, देवदार एवं फर जैसी शंकुधारी पेड़ भी उगाए जाते हैं और बेसिन में विविध प्रकार के वन्यजीव पाए जाते हैं। इनमें हाथी, बाघ, हिरन एवं बंदर आदि सामान्य रूप से पाए जाने वाले जीव हैं और एक सींग वाला गेंडा ब्रह्मपुत्र के मैदानी भागों में पाया जाता है। डेल्टा क्षेत्र में बंगाल टाइगर मिलता है। मगर एवं घड़ियाल भी पाए जाते हैं। नदी के साफ जल, झील एवं बंगाल की खाड़ी में प्रचुर मात्रा में जलीय जीव पाए जाते हैं। रोहू, कतला एवं हिल्सा मछलियाँ की सबसे लोकप्रियता प्रजातियां पाई जाती है। मछली एवं चावल इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों का मुख्य आहार है। क्या आप जानते हैं कि वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल के लिए होता है। समतल सतह वेदिकाओं का निर्माण खड़ी ढलानों पर समतल सतह बनाकर कृषि करने के लिए होता है। ढलान को इसलिए हटाया जाता है कि जल का प्रवाह तीव्रता से न हो, इसलिए हटाया जाता है कि तीव्रता से न हो। और गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के लवण जल के एक प्रकार की डल्फिन गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी में और लवण जल में एक प्रकार की डल्फिन पाई जाती है, मछली की प्रजाति है, और जिससे स्थानीय भाषा में शिशु अथवा अंडी डल्फिन कहा जाता है। शिशु की उपस्थिति में जल की शुद्धता का पता चलता है। रसायन की अत्यधिक मात्रा वाले गैर उपचारित औद्योगिक एवं शहरी गंदगी एवं प्रजातियों की नष्ट कर देती है। जनसंख्या घनत्व देखें तो जनसंख्या घनत्व का अर्थ है 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। उदाहरणतः उत्तराखंड का जनसंख्या का घनत्व 189 है, जबकि पश्चिम बंगाल का 1029 तथा बिहार का 1102 है 2011 के हिसाब से। उसके बाद कर्तन के बारे में देख लिए थे। चलिए देखते हैं झील जीविका का अनुसाधन देखें। तो झील जीविका का साधन देखें तो विनोद एक मछुआरा है कहानी के हिसाब से, जो बिहार के मितलावनी मौन गांव में रहता है और आज वह एक प्रसन्न व्यक्ति है। मछलियों के विभिन्न प्रजातियों की पालने के लिए उसने अपने साथी मछुआरों रविंद्र किशोर, राजीव तथा अन्य के साथ मौन या चाप झील को साफ किया और झील में उगने वाले स्थानीय खरपतवार मछलियों का भोजन बनते हैं। और झील के आसपास के भूमि उपजाऊ है और वह इस जमीन पर धान, मक्का एवं दलहन जैसी फसलें बोता है और खेत की जुताई के लिए भैंसे का उपयोग किया जाता है। और वहाँ के लोग बहुत संतुष्ट हैं और नदी में पड़ने वाले नदी में पकड़ने क्या है भाई
नदी में पकड़ने, खाने और बेचने के लिए मछलियाँ हैं और जी हैं पकड़ कर वे पास के शहरों में भी बेच सकता है। और यह समुदाय प्रकृति के साथ समझौता बना कर रहता है। और जब तक पास के शहरों का प्रदूषण इस झील तक नहीं पहुंचता तब तक मत्स्य पालन को कोई खतरा नहीं है। क्या आप जानते हैं सार्वभौमिक स्वच्छता कवरेज प्राप्त करने और स्वच्छता पर ध्यान केंद्रित करने में प्रयासों में तेजी लाने के लिए भारत में प्रधानमंत्री ने 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन का शुभारंभ किया था। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में कई बड़े शहरों एवं कस्बे स्थित है। इलाहाबाद, कानपुर, बनारस, लखनऊ, पटना एवं कलकत्ता जैसे 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहर गंगा नदी के तट पर ही स्थित हैं। और इस शहरों तथा यहाँ स्थित उद्योग का गंदा पानी बहकर नदी में ही जाता है और जिससे नदी प्रदूषण होता है। बेसिन में यातायात का सुविकसित तंत्र उपस्थित है। आप देख सकते हैं कि गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन में यातायात के 4 मार्ग सुविकसित है। मैदानी इलाकों के लोग सड़क मार्ग एवं रेल मार्ग द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। नदी के तटीय क्षेत्रों में जल मार्ग यातायात का प्रभावशाली माध्यम है। और कोलकाता हुगली नदी पर स्थित एक महत्वपूर्ण पतन है और मैदानी क्षेत्र में कई बड़े हवाई पतन भी स्थित हैं। क्या आप जानते हैं कि गंगा नदी का संरक्षण के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम को शुरू किया गया था। पर्यटन इस बेसिन के लिए महत्वपूर्ण क्रिया है। और आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश में एवं बिहार में बौद्ध स्तूप है। और लखनऊ एवं इमामबाड़ा, असम का कांजीरंगा एवं मानस वन्य प्राणी अभयारण्य तथा अरुणाचल प्रदेश की विशिष्ट जनजातीय संस्कृति जैसी कई दर्शनीय स्थल भी मौजूद हैं।